बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। कल भी एफआईज ने माल इंडियन मार्केट में बेचा है। ये छुट्टी पर कहाँ गए हैं ये नहीं पता लग रहा, लेकिन जहां भी गए हैं फोन से काम जरूर चल रहा है इनका। एफआईज बेच रहे हैं माल, 2760 करोड़ रुपए का माल बेचा है, 2643 करोड़ का बाय किया है डीआईज ने। दैट मीन्स की एफआई से ज्यादा तो शायद डीआईज छुट्टी पर गए हैं, क्योंकि डीआईज का पहले कम से कम 4,500-5,000 करोड़ का बाय आता था, अब 2600 करोड़ का रह गया। तो ये एक प्रॉब्लम है मार्केट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में शेयर नहीं चल रहे हैं। बीदा ले रहा मार्केट इंडेक्स लेवल पर ही। एक बार देख लेते हैं कि कौन से एशियन मार्केट्स हैं जो कि आज ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, कौन से मार्केट में तकलीफ है। तो मार्केट में तकलीफ लग रहा है कि हमारे में ही है केवल, क्योंकि हैंसेंग निकाई कोस्पी तीनों ग्रीन मार्क में है। और अगर शंघाई देखोगे तो फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। डाउ कल जरूर आधा % गिरकर बंद हुआ। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में अगर आप नजर डालोगे तो हिंदुस्तान कॉपर करीब 6% ऊपर। आज एक बार फिर यहाँ पर कॉपर कीमतों का असर देखने के लिए मिल रहा है। KIOCL करीब 6%, JBM ऑटो करीब 6%, IIFL कैपिटल करीब 5%, मिधानी में करीब 4% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में थोड़े से परेशान कर रहे हैं? तो परेशान करने वाले काउंटर्स में सनोफी जहां पर की करीब करीब 4% की गिरावट, MMTC में प्रॉफिट बुकिंग, जय बालाजी में प्रॉफिट बुकिंग, FDC और स्किपर इंडिया, इन दोनों में ही करीब 3-3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर है जहां पर की थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन 2017 में अगर आप देखोगे कि कौन सा मार्केट सबसे अच्छा चला, तो उनमें एक मार्केट हमारा पड़ोसी मुल्क का भी रहा, चीन का, जो कि 2017 के बाद सबसे अच्छा चला है। वहां के मार्केट में सबसे अच्छी तेजी इस साल देखने के लिए मिली है। और अगर हम देखेंगे तो चाइना का मार्केट चलता है तो कहते हैं कि मेटल की प्राइसेस चलती हैं, और आप देखोगे कि मेटल की कीमतों में एक शानदार तेजी इस साल देखने के लिए भी मिली है। और अगर आप देखोगे कि चाइना का मार्केट इस साल में कितना चला है, तो करीब 19% चाइना के मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिली है इस साल। और करीब करीब आप कह सकते हो कि 8 साल बाद इस तरह की तेजी चाइनीज मार्केट ने दिखाई है। महेश सर, ये साल चाइना के नाम का रहा, और इस साल में अगर हम कहें तो मेटल का साल तो स्पेशली रहा। कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, सोना हो, चांदी हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चले हैं सर। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल की कीमतों को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट अब ये कहने लगे हैं कि ये नए पीक हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि यहाँ तो ये अभी तेजी की शुरुआत है, अभी तो चांदी 6 लाख, गोल्ड 3 लाख, इस तरह की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रखी है। आप किस खेमे में जाएंगे सर? मेटल और प्रीशियस मेटल और मेटल, ये दोनों नेक्स्ट ईयर कैसी रहेंगी, कैसे शेयर रहेंगे, और क्या चाइना भी लीड करेगा अगले साल भी? देखिए, मेटल के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी अच्छी खासी रैली हो चुकी है, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स जो है अभी भी लगता है कि मेटल यहाँ से भी थोड़ा बहुत और मोमेंटम, थोड़ा करेक्शन होने के बाद में वापस से मोमेंटम अपने को देखने को मिले। तो ये चीजें ऐसी है, अभी थोड़ा सा करेक्शन फेस, कल थोड़ा सा करेक्शन फेस शुरू हुआ है। ये कितना डीपर होता है वो देखेंगे, उसके बाद में वापस से अगर रिकवरी चालू होती है तो उसके बाद में वापस से बहुत सारी चीजें जो है इंडिकेशन कर रहे हैं। ओवरऑल जियो पॉलिटिकल के ऊपर डिपेंड है मेटल का सिनेरियो। अभी जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो मेटल में और बुलिशनेस की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि मेटल शॉर्टर टाइम में बहुत अच्छा खासा रनअप कर चुका है, तो यहाँ पे कूल डाउन का थोड़ा वेट करने के बाद में वापस से उसको रिव्यू करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिलहाल बाई ऑन डिप का सिनेरियो जो है अभी भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी से करे तो ज्यादा बेटर है। मेटल के हम्म। स्टॉक्स में अभी भी अगर आप देखेंगे मेटल स्टॉक्स में जिंक है या हिंडाल्को है, ये टाइप के स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है। लास्ट वीक में अपन ने टाइटन भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो वहां से भी एक बिल्कुल अच्छा सर। मोमेंट टाइटन में भी अपने को देखने को मिला। तो मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ये स्टॉक्स जो है अपने आप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इनमें थोड़ा और मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम अभी पेंडिंग है, जो कहीं ना कहीं पे आगे आता हुआ अपने को दिखाई देगा। बिल्कुल। तो मेटल काउंटर्स पर अभी मोमेंटम बना रह सकता है। और कुछ एक काउंटर सर ने बताए। सर, आपने नॉन फेरस मेटल बताया, लेकिन मैं अगर फेरस मेटल की तरफ जाऊं, टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल,
है। इनमें कोई पसंद आपकी? टिस्को और सेल दो ठीक लग रहे हैं। टिस्को में थोड़ा ज्यादा ध्यान है, क्योंकि कंपेयर टू अदर काउंटर थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है, तो टिस्को यहाँ से भी बाइंग की सलाह है। 185 190 की रेंज आराम से अपने को देखने को मिल सकती है, हालांकि थोड़ा टाइम ले सकता है। बट ये काउंटर जो है कंपेयर टू अदर काउंटर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो टाटा स्टील पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी, यहाँ पर महेश सर की राय है। आगे बढ़ते हैं सर। डिफेंस कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि 79,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनको जल्द मिल सकते हैं। डीएसी ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। FY 26 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज, जो AON होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये बहुत जरूरी है, इनको फटाफट से ऑर्डर पारित करो। ये लास्ट ईयर 2.3 लाख करोड़ के थे, यानी कि ये ऑलमोस्ट ऑर्डर ही माने जाते हैं कि इतने करोड़ लाख करोड़ के ऑर्डर इनको मिल रहे वाले हैं। लास्ट ईयर इनको 2.3 लाख करोड़ के ऑर्डर मिले थे, इस साल 3.3 लाख करोड़ के ऑर्डर का अनुमान है FY 26 के लिए, क्योंकि लगातार प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि सोलार इंडस्ट्री, भारत डायनेमिक्स BEL को ज्यादा फायदा होगा। ये जो नए AONs मिलेंगे, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न को भी नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे। अ, आपको क्या लगता है महेश सर, डिफेंस शेयर यहाँ से जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़ने की बात हो रही है, नए ऑर्डर्स की बात हो रही है, उसमें कोई डिफेंस काउंटर आपकी रडार पर आता है क्या? बीईएल और बीडीएल ये दो काउंटर है जहाँ पे थोड़ा ध्यान पॉजिटिव बना हुआ है। बेल फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है, और यहाँ से भी एक अच्छा खासा अप मूव बेल के अंदर अपन देख सकते हैं। 460 475, अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म 12 to 15 मंथ का होराइजन रखते हैं, तो ये शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिले। बट यहाँ से बेल जो है ये अट्रैक्टिव लगता है। बीडीएल है 1380 1400 की रेंज में वापस से मिलता है, तो बीडीएल को भी एकुमुलेशन थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के नजरिए से किए जा सकते हैं। ये लेवल पे करना है 30-40% यहाँ से भी बाइंग किए जा सकते हैं। तो बेल और बीडीएल जो दो काउंटर है, ये थोड़े से कंपेयर टू अदर काउंटर अट्रैक्टिव लग रहे हम्म सर, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पे अभी भी देख सकते हैं डिफेंस काउंटर को, या अब केवल यही है कि जो सेलेक्टिव है एक दो काउंटर, जैसे आपने बताया कि BEL हो गया या भारत डायनेमिक्स हो गया, इन जैसे शेयरों को देखें, या मतलब जो ओवरऑल, जो जैसे गार्डन रीच पड़ा हुआ है किसी के पोर्टफोलियो में, किसी के पोर्टफोलियो में कोचिन शिपयार्ड पड़ा हुआ है, किसी में एक्स्ट्रा माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, डेटा पैटर्न पड़ा हुआ है, बहुत तरह की कंपनियां सर, आइडिया फोर्ज और इधर उधर की कंपनी। अगर कोई इनमें फंसा हुआ हो तो क्या करे? हैं। जीआरएससी फिर भी कंपेरेटिवली अच्छा काउंटर है, और जीआरएससी में भी वापस से मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। ये सारी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह है, तो इनसे ये सारी जो मेन कंपनीज है इनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, थोड़े से स्टॉक्स के अंदर जो डिमांड है वो थोड़ी सी कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी सी कम दिखाई दी है। जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा सा सुधार होगा, ये सारी कंपनीज के अंदर भी अपने को वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है, इसके कारण से ये सारे स्टॉक्स में उतना मोमेंटम नहीं है। जीआरएससी भी एक अच्छा पिक है, और यहाँ से जीआरएससी को भी देखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ से अगर, क्योंकि उतना कंपेयर टू फास्ट मूवमेंट शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो स्लो एंड स्टडी एकुमुलेट करने का ही नजरिया रहेगा। और थोड़ा डाउन साइड का वेट करिए, क्योंकि स्टॉक्स सप्लाई जो है अगर बढ़ रही है तो थोड़ा डाउन और दे सकते हैं, तब आपको थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम में ही एकुमुलेट करने का सोचना चाहिए। तो सेफेस्ट काउंटर है, उसको पहले एकुमुलेट कर सकते हैं, उसके बाद में जो हाई बीटा स्टॉक्स है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। इंडिगो पायलट्स की सैलरी बढ़ा रही है इनडायरेक्टली, और उन्होंने डोमेस्टिक ले और अलाउंस 50% तक बढ़ा दिया है। आज काउंटर टूट भी गया क्योंकि कॉस्ट बढ़ना, यानी कि आपके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट। क्या लगता है सर, चूंकि इंडिगो के नहीं, साथ एक इंडिगो क्राइसिस के भी आया, अब फाइनली उनको एक सेटल करना पड़ रहा है अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ। तो इसको पॉजिटिव माने कि एम्प्लॉयज मान जाएंगे, काम ढंग से होगा तो सारा ये जो मार्जिन प्रेशर है ये कवर हो जाएगा, या ये मार्जिन पर सीरियस डेंट है और उसके बाद कंपनी को किराया बढ़ाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा? ये देखिए, इंडिगो अगर लोअर लेवल से अपन देखेंगे तो लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल रहा है।
ये करना ही था, कंपनी को एम्प्लॉय के साथ में जो उनके सैलरी बढ़ाना है या बाकी सारी डिमांड्स है वो उनको करना ही था, क्योंकि बिजनेस रन करना है। मेन कोर टीम जो है एम्प्लॉय रहते हैं किसी भी बिजनेस के, तो वो कोर टीम के हिसाब से उन्होंने उसके लिए किया है। ये कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव है। हालांकि एक शॉर्टर टर्म में मार्जिन में प्रेशर जो है वो अपने को बनता हुआ दिखाई देगा, बट जैसा कि इनका अभी स्ट्रक्चर बना हुआ था, फिलहाल काफी प्रॉब्लम फेसेस की थी एयरलाइंस ने, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वेट देना चाहिए। वापस से अगर कोई भी डिप मिलता है 4600 4800 के बीच में, तब इसके अंदर वापस से देखा जा सकता है। अभी थोड़ा सा स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है, बट हम इसको ओवरऑल ये जो है कहीं ना कहीं पे मैटर सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। हालांकि एक बार का मार्जिन प्रेशर जो है अपन नंबर्स के ऊपर शायद देखने को मिल सकते हैं, बट ये तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर कोई भी चीज सेटल होती है और बिजनेस स्मूथली चलता है, तो वो उसको पॉजिटिव देखना ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। महेश सर, रेलवे शेयरों में फ्राइडे के सेशन तक बड़ी अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। कल का सेशन पिटा, आज के सेशन में भी कुछ ऐसा स्ट्रेंथ आती हुई नहीं दिख रही है। अभी भी हल्का बहुत कुछ कुछ काउंटर वीक ही चल रहे हैं। सर, कैसे देखें ये जो फ्राइडे की स्ट्रेंथ के बाद पूरा वीक जो लास्ट वीक था, सारे शेयरों ने ज्यादातर अपने वीकली चार्ट्स बड़े अच्छे कर लिए थे, लेकिन इस वीक में आते आते फिर रिट्रेसमेंट शुरू हो गया। रिलायबल है रेलवे शेयर बजट तक के लिए या नहीं, ये फिर धोखा देंगे? नहीं, रेलवे का अगर आप अभी फिलहाल मैं काफी जगह पे घूम के भी आया था, तो रेलवे का काम जो है बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी भी काम उतना का उतना पेंडिंग है। अगर आप फिजिकल एक्सपीरियंस कहीं पे भी देखेंगे तो उतना का उतना काम पेंडिंग है, और उतने के उतने प्रोजेक्ट्स जो है इनकमिंग आप आगे के टाइम पे देखेंगे तो ऑर्डर उतने के उतने आने हैं, और ये कंपनियों को ही काम करना है। तो मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी रेलवे के स्टॉक्स में। थोड़ा अगर आपको बजट के हिसाब से प्ले करना है तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है। आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखते हैं कोई भी वापस से डिप मिलता है 325 से 340 की रेंज में, तो वापस से बेस्ट बाई होगा। ये लेवल से प्ले करना है तो एक स्टॉप लॉस बनता है 348 के करीब, और अपसाइड में वापस से 378 390 की रेंज जो है वापस से आरबीएनएल में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से रेलवे स्टॉक्स, अगर दूसरा है तो जेडब्ल्यूएल भी आप देख सकते हैं। वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंट लास्ट कुछ भी एक हफ्ते से बना हुआ था, उसके बाद में वापस से भी कूल डाउन हुआ है, तो उसको भी देखा जा सकता है। तो रेलवे के स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम है। अभी भी आपको बजट के हिसाब से प्ले करना है, तो एक मेरे हिसाब से एक रैली और प्ले की जा सकती है। सर, ये रैली कितनी बड़ी होगी? नहीं, देखिए ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो चुका है, तो हो सकता है कि ये 7-8%, 10% तक का और इसके अंदर मूवमेंट वापस से देखने को मिले। सर, 8% का रिस्क अगर हमें लेना है तो रिटर्न अगर हमें सोच रहे हैं, सोचना है, तो हमें रिस्क कितना लेना होगा? क्योंकि 8-10% तो सारे शेयर चल भी चुके हैं, 10-10 15-15%। क्योंकि 2-3% ही स्टॉप लॉस अपन तो रखते हैं। जैसे अपन ने आरबीएनएल का भी बोला तो 348 का स्टॉप लॉस होगा, तो उसी हिसाब ओके। से बाकी जैसे आईआरएफसी में है तो 121 के करीब एक स्टॉप लॉस बनता है। तो ये टाइप से थोड़ा ओके। सा अपर साइड का टारगेट जो है आईआरएफसी में भी अगर आप देखेंगे तो 132 135 की रेंज का टारगेट बनता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है पर्टिकुलरली स्टॉक नेचर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बट यहाँ पे एक 2-3% के स्टॉप लॉस से अभी भी एक वापस से प्ले किया जा सकता है। ठीक है। जेडब्ल्यूएल में और सर क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं? सॉरी, महेश सर, कौन सा जुपिटर स्टॉक? वैगन में स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? देखिए 316 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट फर्स्ट बनेगा 348 का, उसके बाद में 360 और 375 तक के टारगेट जुपिटर वैगन में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा खासा एक लोअर लेवल में अच्छी खासी बाइंग है, बाइंग के बाद में वापस से एक अपसाइड मोमेंटम होता है, तो एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी इसमें जुपिटर वैगन में देखने को मिला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर हम्म। वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इसमें वापस से 360 तो शायद नियर टर्म में दिखा सकता है, उसके बाद में 375 390 तक की भी रेंज दिखा सकता है। 315-16 के करीब क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंधन बैंक सर, अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो
3707 करोड़ रुपए का इन्होंने बेच दिया है। और पोर्टफोलियो बिक्री से जो इन्होंने पोर्टफोलियो बेचा वो 570 करोड़ रुपए में बेचा है। यानी कि सर इतने नुकसान में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बेचना पड़ा है। इसको दो तरीके से सोचे, या तो ये कि ठीक है गंदी एसेट्स ही, पैसे आ भी नहीं रहे थे, फंसा हुआ था पैसा, 570 करोड़ रुपए मिल गए, चलो कुछ तो हुआ, काम चलेगा आगे। या इस तरह से सोचे कि इतनी गंदी बुक्स जमा कर लेते हैं हम कि हमें पता ही नहीं है कि एसेट क्वालिटी कहाँ जा रही है, और हमें बार बार कई बार ऐसा हो चुका है कि इनको अपने अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो बेचने पड़े हैं। तो इसको किस तरह से देखें? इसको ये टाइप से देखेंगे क्योंकि वैसे भी बुक्स जो थी इतनी अच्छी नहीं थी और वो भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट किया जा चुका था। अब यहाँ पे एक बुक्स क्लीन अप हो गया, एक क्लियरिटी ऑफ माइंड है, एक फंड्स जो है नया आ रहा है। अब ये फंड्स को नए को कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से इसको ओवरऑल पॉजिटिव देखना चाहिए क्योंकि नेगेटिव फैक्टर ऑलरेडी स्टॉक्स के अंदर फैक्टर्ड है। और यहाँ से ये स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर थोड़ा सा भी सरप्राइज आता है, कुछ चीजें अगर पॉजिटिव निकल के आती है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स के अंदर वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अभी तक इतना नजरिया ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट यस, इस चीज को नेगेटिव ना देख के पॉजिटिव देखे तो ज्यादा बेटर है। हम्म, ठीक है सर। तो इसमें सर किस तरह से पोजीशनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जो कि 180 200 रुपए पर फंसे हुए हैं, उनके लिए राय सर। बैंक का अगर बिजनेस थोड़ा भी स्मूथली रन करता है तो ये से शेयर तो वापस से बनेगा ही। लेकिन यहाँ पे एक चीजें वैसी है कि वापस से जैसे इन्होंने अनसिक्योर्ड लैंड 3700 करोड़ का 500-600 करोड़ में ही, कम कर दिया है, और कैसे हम्म। आउटकम आते हैं तो उसके बाद में से इसको रिव्यू करेंगे। बट यहाँ से ये मान के चल सकते हैं कि ये अब नियर बाय बॉटम बन चुका है, काफी बॉटम के करीब ही है, ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश है। इसको एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 3-6-9 मंथ के हिसाब से प्ले करते तो 128 के करीब स्टॉप लॉस बन जाएगा। और उसको वापस से अगर अपसाइड करेंगे तो 160, 174, 190 वापस से रेंज जो है, अगर आपको 12 महीने का नजरिया रखेंगे तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्योरली आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी तक चीजें इतनी क्लियर हुई नहीं है, तो थोड़ा और क्लियरिटी का वेट करने के बाद में ही शायद स्टॉक्स में मोमेंटम बने। ठीक है सर। अगला काउंटर ग्रासिम का है। इन्होंने एसएल माइनिंग और आदित्य बिरला रिन्यूएबल का ये मर्जर करने जा रहे हैं। मर्जर को बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। सर कैसे देख रहे हो ग्रासिम को, क्योंकि ये पहले टेक्सटाइल प्ले हुआ करता था, सीमेंट प्ले हुआ करता था, अब ये पेंट प्ले भी होता है, और अब ये माइनिंग और रिन्यूएबल पर भी मतलब इनके मर्जर हो रहे हैं। तो कैसे देखोगे सर ओवरऑल ग्रासिम को? नहीं, ग्रासिम में ओवरऑल ध्यान नजरिया थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, और मेरे हिसाब से ग्रासिम में कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा भी अगर लॉन्गर टर्म नजरिया रखते हैं तो 3100-3200 की रेंज का भी नजरिया रख के इसमें प्ले किया जा सकता है। स्ट्रक्चर ही काफी मजबूत है, फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। और इसको छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से ना देख के थोड़ा सा लंबा नजरिए रखेंगे तो ये स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देगा कंपेयर टू अदर काउंटर है। यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी थोड़ी बेटर ज्यादा लगती है, तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से भी इसको स्टॉक्स को अपने बुक्स में रखे तो ज्यादा बेटर लगता है। हम्म। सर कल से हम देख रहे हैं थोड़ा सा हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे काउंटर पर स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये शॉर्ट कवरिंग माने कि एफ एंड ओ की शॉर्ट कवरिंग है, या कुछ अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी ही, एक्चुअल में हिंदुस्तान यूनिलीवर तैयार हो रहा है? देखिए, मैंने आपको शो के स्टार्ट में अपन ने जैसे बात की थी कि कुछ एक काउंटर है जहाँ पे वैल्यू दिखती है, अपन उसको एकुमुलेशन जोन में देख सकते हैं। तो वही रेंज में ये सारे काउंटर्स जो है जहाँ पे अपने को एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है, या थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टर भी है, थोड़ा थोड़ा फंड जो है यहाँ पे डिप्लॉय वापस करे, जो कैश में बैठे हुए थे वो फंड को भी डिप्लॉय करते हैं। एफएमसीजी काउंटर आप नेस्ले में भी देख लीजिए, थोड़ा सा कल से स्ट्रेंथ था, गोदरेज कंज्यूमर में देख लीजिए वहां पे स्ट्रेंथ था, लीवर में थोड़ा स्ट्रेंथ था। तो यहाँ पे एक जो जहाँ जो जो काउंटर में एकदम सोए हुए काउंटर है, एकदम स्लोली बाइंग है, वो सारे काउंटर के अंदर एकुमुलेशन ही देखने को मिलता है। लीवर के अंदर ध्यान पॉजिटिव है, 2320 2350 शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अपने को देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ये सारे काउंटर में स्लो एंड स्टडी बाइंग अपने को देखने को मिल रही हम्म। सर अदानी शेयरों में क्या करें? रेंज में फंसे हुए हैं,
और ये रेंज अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर करोगे तो मतलब हिंडनबर्ग के बाद जब पिटाई हुई थी उसके बाद फिर एक रिकवरी आई और फिर एक रेंज इन्होंने बना ली है ज्यादातर शेयर्स ने आज। और पिछले अगर मैं कुछ महीनों की बात करूं तो अदानी पोर्ट जैसे 1400 से 1500 की रेंज, अदानी ग्रीन की बात करूं तो 950 से 1100 की रेंज, एटीजीएल की बात करूं तो 500 से सवा 600 की रेंज, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करूं तो 1000 रुपए के ऊपर बढ़ने में उसे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये सारे काउंटर अगर हम देखें ब्रॉडर वे में, तो आपको क्या लग रहा है अदानी स्टॉक्स क्यों नहीं चल पा रहे? खबरें तो बड़ी बड़ी आ रही हैं कि पोर्ट उनका नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो गया, यहाँ इन्होंने क्वींसलैंड में एक पोर्ट खरीद लिया, कितना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सीमेंट बिजनेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इतनी खबरों के बावजूद भी नहीं चल रहा। क्या परेशानी, क्या सर इसे? कि फ्लो जो है एफआई का फ्लो जो है रेगुलर आउट हो रहा है, तो वहां पे एक इंडेक्स भी एक रेंज बाउंड में, अगर आप इंडेक्स को भी देखेंगे तो वो भी एक रेंज बाउंड है, स्टॉक्स को भी देखेंगे रेंज बाउंड है। लास्ट 15 दिन से स्टॉक्स की रेंज 1-2% से ऊपर हो ही नहीं रही है, 2% भी होता नहीं है उससे, उसके अपन थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी प्रेशर है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक अदानी के स्टॉक्स में नहीं देख के आप पूरे इंडेक्स लेवल पे देखिए, एनएससी 500 के स्टॉक्स को देख लीजिए, कोई ही स्टॉक जो है जहाँ पे एक मोमेंटम बनते हैं, बाकी सारे स्टॉक्स जो है उसको एक रेंज बाउंड में प्ले कर रहे हैं। तो ये खाली अदानी स्टॉक्स को नहीं है, बाकी भी स्टॉक्स है, लेकिन ये अदानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट है, ये सारे काउंटर में वैल्यू है, और कहीं ना कहीं पे ये वैल्यू जब निफ्टी या जो भी नंबर्स नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर जो जैसे जैसे इम्प्रूव होंगे, तो मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक्स के अंदर वापस से मोमेंटम प्ले होगा। अदानी पोर्ट में भी एक लॉन्गर टर्म का नजरिया जो है रख के यहाँ से भी एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स को थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा, अब तक वो जो है डिमांड जो है वैसी डिमांड जनरेट नहीं हुई है, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, वैल्यू है। और पूरे मार्केट में ही जो है अपसाइड में थोड़ा सेलिंग प्रेशर अपने को काफी दिनों से अभी तक देखने को मिल रहा है, 26,200 के करीब जब इंडेक्स आता है तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो ही रहा है। लोअर लेवल में वापस से 25,700 800 के करीब एक सपोर्ट मिलता है, तो वो एक रेंज बाउंड में पूरा इंडेक्स है, और उसी के कारण से सारे स्टॉक्स एक रेंज में ही अभी तक अपने को देखने को मिल रहे हैं। हम्म। महेश सर, अब चूंकि हम 30 तारीख पर खड़े हैं और जब नए साल में शुरुआत होगी तो सारा फोकस रिजल्ट्स पर चला जाएगा, क्योंकि अब जनवरी महीना शुरू होने को है और रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला है। ऐसे में कौन से सेक्टर होंगे, कौन सी कंपनियां होंगी जहां पर कि आप फोकस कर रहे हो कि ठीक है इनके रिजल्ट्स पर भी प्ले किया जा सकता है? ये रिजल्ट के हिसाब से ऑटो सेक्टर भी ठीक है, ऑटो में भी अपन थोड़ा सा ध्यान ऑलरेडी काफी दिनों से दिया हुआ है, एफएमसीजी काउंटर है, होटल्स है, ये सारे हम्म। काउंटर है जहाँ पे धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे अपने को अपॉर्चुनिटी वैल्यू जो है वैल्यू भी रिजनेबल हो, और अपॉर्चुनिटी भी दिखे जहाँ पे एक अपन थोड़ा सा कंफर्ट सेफ्टी का भी आए। तो ये सारे है जहाँ पे अपन क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बट मार्केट में वैसी एक डिमांड और सप्लाई की इतनी रसाकसी है कि अभी तक वैसी कोई मोमेंट अपने को देखने को मिल नहीं रही है। बट यस, एफएमसीजी में थोड़ा सा ध्यान है, पॉजिटिव है, एनर्जी में भी थोड़ा सा ध्यान पॉजिटिव है, आईआईपी के डेटा जो है काफी ठीक आए हैं। तो मेरे हिसाब से आगे भी कुछ एक और सेक्टर में भी अपने को देखने को मिलेगा, बैंकिंग जो है वहां पे भी कहीं ना कहीं पे कुछ एक काउंटर जो है शायद पीएसयू बैंकिंग में वापस से भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से एक मोटा मोटी काफी सारे सेक्टर है जो आगे आने वाले साल में आउट परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। हम्म, ठीक बात है। महेश सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी साइड से? नहीं, जो भी डिस्कस स्टॉक्स किए हैं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कंपनी के क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है। ठीक है। ठीक है महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दर्शकों के चहीते एनालिस्ट अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी, कैसे परेशान चल रहे हो आजकल? तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अरे ठंड बहुत है। चेहरे पे वो स्माइल, खुशी कहाँ चली गई? ठंड बहुत है आजकल तो सर। आप अपने शहर में ही हो। ठंड ठंड बहुत है ठंड। क्या हुआ? ठंड ठंड बहुत है ठंड। ठंडा। अच्छा, ठंडी। ठंड तो ठंड की वजह से मतलब
स्माइल होने में भी ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं हेलो। हाँ, हेलो। क्या हुआ अंशुल जी? अरे लड़के छुट्टी पे हैं सर आज। नहीं नहीं, सारे मैं वो नहीं मतलब कह एक ही रहा, साथ। मैं तो स्माइल के लिए कह रहा हूँ, वो ठीक है, वो तो काम धंधा है। वो तो कभी कभी रहती कभी कभी नहीं रहती सर। अच्छा, बड़ा हाँ। नजर छिपा के बात कर रहे हो आज, क्या बात? 2100 रुपये। 2100 पे। ना ना ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, चलो ठीक है। अब जो भी है, अंशुल जी अब ये बताएं, थोड़ा सा मार्केट में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी सी देखने के लिए लगी थी। आज ये एफ एंड एक्सपायरी पर कहाँ पर निफ्टी सेटल होता हुआ दिख रहा है, कि मतलब किस रेंज में ब्रॉडली, और बैंक निफ्टी कहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा देखिए निफ्टी नीचे से बाउंस बैक अच्छी की थी प्रीवियस से लो स्वीप करते हुए, लेकिन वीकली वीवैप पे जाके अटक गई 25,980। अब इंट्राडे सेशन में 25,980 निकला वीकली वीवैप, तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 26,020 से लेके 26,080 के बीच में। तब तक नो ट्रेड जोन में है, ट्रेड नहीं करना चाहिए। 25,980 निकले तो ही कोई तेजी का ट्रेड बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी सेम प्रीवियस डे लो स्वीप की, डेली वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकली, प्रीवियस डे मतलब पिवट लेवल तक आई और अब पुल बैक दे रही है। यहाँ पे डेली और वीकली मूविंग एवरेज, डेली और वीकली वीवैप के अंदर है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाता है और हम 59,000 क्रॉस करते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि हम करेंगे, अगर 59,000 क्रॉस होता है तो फिर मान के चलिए कि 59,200 59,250 तक की जोन में हम बाउंस बैक करेंगे। मेरे को लेटर हाफ में बहुत बेहतरीन बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। आई वुड बिलीव कि सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी अंशुल जी, और बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अब शॉर्ट कवरिंग का ही वेट कर रहे हैं। अगर कवरिंग नहीं हुई तो सर बहुत लोगों की जो पोजीशन से खराब होने का खतरा है इस बार, क्योंकि रोल ओवर। अच्छा अंशुल भाई, आप तो थोड़ा एफ एंड डेटा भी पढ़ते हो, रोल ओवर कैसे हो रहे हैं इस बार? रोल ओवर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अभी तक किसी में एक्सेसिव या नोटिसेबल रोल ओवर अभी तक किसी में ऐसा नहीं हुआ कि आप कुछ बना सको उसमें या कुछ रीड कर सको। बट हाँ, आज एक्सपायरी जब निकलेगी और अर्ली पोजिशनिंग का डेटा आएगा, तब बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि हम किस साइड ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। बट एज सच कोई नोटिसेबल रोल ओवर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है तो वहां पे प्रीवियस डेटा नहीं है, इसलिए आपको नवंबर टू दिसंबर में 93% का दिखेगा, जो बहुत अलग है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वही नॉर्मलाइज्ड डेटा है, किसी स्क्रिप्ट पे बहुत एक्सेप्शनल चेंजेस आए हो ऐसा नहीं लगता।